तो ये था नटशल में पूरा जो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट कि एक वक्त में एक ही कोर्ट एक सूट को सुनेगी, उसी मैटर से रिलेटेड आप दूसरी अदालत में सूट फाइल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो स्टे कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, पहले वाले की चलेंगी। ये था सेक्शन 10। नाउ जी सेक्शन 11। सेक्शन 11 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसमें से लॉ गेट में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। 9, 10, 11 ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट जो स्टार सेक्शन है ना हमारा सीपीसी का, जिसको मैं कहता हूँ, वो ये सेक्शन 11 है। ये है रेस जुडिकाटा। आपने इसका नाम बहुत दफ़ा सुना होगा। इसका रेस जुडिकाटा का मतलब है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि जो सूट है, जो मैटर है, वो ऑलरेडी किसी कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया हुआ है। अब इसकी लॉजिक क्या है, मैं पूरे सिंपल वर्ड्स में पहले सेक्शन को एलैबोरेट कर दूं, उसके बाद सेक्शन को देखते हैं। एक सूट मैंने फ़ाइल किया मुल्तान में, पहली वाली एग्जांपल को ले रहे हैं। मैंने मुल्तान में फ़ाइल किया, मैंने असलम के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया, ठीक है। वो सूट मेरा डिसमिस हो गया। अब मैंने क्या किया, ये सूट पूरा ट्रायल उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद वो सूट मेरा गॉट डिसमिस्ड। फिर मैंने कहा कि यार ये तो बात नहीं बनी, मैं लाहौर में चला गया। उस सूट का डिसमिस होने के बावजूद मैंने लाहौर में जाके सेम मैटर से रिलेटेड, सेम असलम के ख़िलाफ़, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फिर दावा दायर कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा सूट है उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि ये जो मैटर है ये तो ऑलरेडी कोर्ट इस पर एडजुडिकेट कर चुकी है, इस पर फैसला भी दे चुकी है। तो ये जो दूसरा सूट होगा वो मेरा उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और वो नहीं होगा, वो सूट वो आगे नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी लॉजिक इसके पीछे ये है कि इस तरह तो कोई भी किसी भी मैटर में लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। यानी मैं मुल्तान से मेरा सूट डिसमिस हुआ, मैंने लाहौर में फ़ाइल कर दिया, वो पार्टी पहले मुल्तान में उसने ट्रायल पूरा भुगता है, फिर वो लाहौर वाले केस में मैं पूरा ट्रायल भुगतेगी, फिर अगर वहाँ से भी मेरे ख़िलाफ़ होगा तो मैं कराची जाके फ़ाइल कर दूँगा, फिर वो वहाँ पे चलता रहेगा। यानी कभी भी कोर्ट के फ़ैसले को फाइनलिटी नहीं मिलेगी, फिर उनकी अपील्स का प्रोसेस, फिर बाद में, यानी इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर ये सेक्शन 11 ना होता तो लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होनी थी। अब ख़त्म हो जाती है, दो इसमें देर लगता है, अपील्स में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते टाइम ज़रूर लगता है, बट डिसीजन एक नीचे से हुआ होता है, उसकी आगे अपील्स होती। ये अगर ये होता कि यहाँ से दावा खारिज मुल्तान से, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, तो कभी भी लिटिगेशन ख़त्म नहीं होनी थी। इसीलिए इस सेक्शन को यहाँ पर डाला गया, इसीलिए मैं इसको स्टार सेक्शन कहता हूँ। ये सेक्शन को अब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। रेस जुडिकाटा मीन्स मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। अच्छा, जो पहला था रेस सब जुडिस, उसमें ओनली सूट था, यहाँ पे इशू भी आ गया। अब इशू ये, अब किसी भी सूट में 2-3 इशू हो सकते हैं। वहाँ पे सूट आपने उसी पे मैटर पे रिलेटेड फाइल कर दिया, लेकिन रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए वो सूट या उसमें कोई इशू था वो भी डिसाइड हो चुका है पहले, तो उस इशू से रिलेटेड भी आपने नया सूट नहीं फाइल करना। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit between the same parties। यानी जो पहले सूट में इशू था, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, वही दूसरे सूट में। पहला सूट ज़हन में ये रखना है कि मेरा मुल्तान वाला सूट मेरे ख़िलाफ़ हो चुका है। अब मेरे ये दूसरे वाला सूट जो मैंने जाके लाहौर में फ़ाइल कर दिया, ये उससे रिलेटेड बात कर रहा है। पहला भी सूट मैंने असलम पे फाइल किया, दूसरा भी मैंने जाके असलम पे फाइल कर दिया। बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन द पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। यानी उसी के, या फिर वो फौत हो गया तो उसके लीगल एयर्स आ गए, जो भी है वो सारे सेम पार्टीज़ कंसिडर होते हैं।
अंडर द सेम टाइटल, यानी टाइटल भी सेम होना चाहिए, यानी पहले में भी मैंने एज ए ओनर सूट फाइल किया था, दूसरे में भी मैंने एज ए ओनर सूट फाइल किया, या पहले में मैंने एज ए लेसर सूट फाइल किया था, दूसरे में भी मैंने एज ए लेसर सूट फाइल कर दिया। सो पार्टी से एक तो सूट और इशू दोनों अगर पहले डिसाइड हो चुके हैं पहले सूट में और पार्टी सेम है और टाइटल सेम है, in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। यानी इसमें ये आ गया कि जो दूसरी कोर्ट में हमने दावा फाइल किया, अगर हम उसी दावे को पहली कोर्ट में फाइल कर देते जिसने ऑलरेडी फैसला दे दिया है, तो वो भी कॉम्पिटेंट होती कि वो दूसरे वाले सूट को भी फाइल कर देती। तो इन सारी सूरतों में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, यानी सेम मैटर, सेम पार्टी, सेम टाइटल, जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट थी, और अगर उसके पास दूसरे वाला फॉर्मर सूट मेरा सब्सिक्वेंट सूट भी फाइल कर दिया जाता तो वो उसको डिसाइड कर सकती। तो ऐसी सूरत में दूसरे सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, वो ट्राई ही नहीं होगा, वो उस आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। ये था हमारा रेस जुडिकाटा। अब नॉर्मली हम इसकी आगे एक्सप्लेनेशंस नहीं पढ़ते, जब तक हम इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं ना पढ़ेंगे हम रेस जुडिकाटा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो ये मैं कहता होता हूँ द स्टार सेक्शन है, इसको हम समझ नहीं सकेंगे। सो एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक्सप्लेनेशन वजाहतें की हुई हैं मज़ीद आगे। अब यहाँ तक हमारे जहन में मेजर कॉन्सेप्ट आ गया है कि रेस जुडिकाटा तब अप्लाई होगा जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे, जब ये सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे। अब एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शेल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 1 है कि जो सूट पहले डिसाइड हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो पहले फाइल भी किया गया हो। बड़ा क्लियर कट मैं बता देता हूँ कि मैंने मुल्तान में सूट फाइल किया था, फिर मैंने लाहौर में सूट फाइल कर दिया। पहले मैंने मुल्तान में फ़ाइल किया था, लेकिन लाहौर वाला मेरा सूट अगर पहले डिसाइड हो गया है तो मुल्तान वाला सूट जो पहले मैंने फ़ाइल किया था, दायर किया था, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं जी इसको तो फाइल पहले किया था, इस पे नहीं होना। जो पहले डिसाइड हो जाएगा वो नहीं, जो पहले डिसाइड हो जाएगा वो कंसिडर होगा। दूसरे वाला जो दो पहले फाइल भी किया गया हो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 1 ने कहा। नाउ एक्सप्लेनेशन 2, for the purposes of this section the competence of a court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court। दूसरी बात इन्होंने ये कर दी कि जो हमने कोर्ट की कॉम्पिटेंस को देखना है ना रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए, हमने इर्रिस्पेक्टिव इस बात से हो के देखना है कि उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। ये बात हमने कंसिडर नहीं करनी। हमारे लिए अगर हमने उसकी कॉम्पिटेंस चेक करनी है तो हमने ये देखना है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन थी, वो उसके पास पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन थी, उसके पास जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी, तो उसकी कॉम्पिटेंस इनफ है। हमने ये नहीं देखना कि उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील प्रोवाइडेड थी या नहीं प्रोवाइडेड थी, ये इर्रिस्पेक्टिव है, इसको नहीं हमने कंसिडर करना। सो 2 एक्सप्लेनेशन है। द थर्ड वन, the matter above referred to must in the former suit has been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। तीसरी एक्सप्लेनेशन में वो ये कह रहा है कि हमने देखना है कि जो पहले वाला सूट था उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो एक दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किए हों या उनको एडमिट किया हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। यानी ये तो नहीं हो सकता कि जो मैं एक सूट में अलेज कर रहा हूँ कि इसने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर ये इससे
ये इसने इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी। अब ये जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ वो दूसरे जो पहले सूट में था वो दूसरी पार्टी ने अलेज किया, या तो अलेज करेगी या या तो डिनाई करेगी या एडमिट करेगी या एक्सप्रेसली करेगी या इम्प्लाइडली करेगी। हमारे लिए रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए इनफ है, हमने यही देखना है। अब एक्सप्लेनेशन 4 इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको एंड पे करेंगे, वरना जो हमारा रेस जुडिकाटा का सारा फ्लो चल रहा है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Explanation 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused. अब इसका मतलब ये है कि मैंने एक सूट फाइल किया, उसमें मैंने 2-3 रिलीफ क्लेम कर लिए कि मुझे ये भी दें, मुझे ये भी दें, ठीक है। उनमें से कोर्ट ने जो मेन रिलीफ था उसको ग्रांट कर दिया या नहीं किया, लेकिन जो दूसरे साथ उसके मैंने और भी रिलीफ मांगे थे उसके बारे में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ मेन रिलीफ को डिस्कस करके तो छोड़ दिया। अब मैंने दूसरा सूट जाके जो फाइल कर दिया है उसके डिसाइड होने के बाद तो मैंने इस बेस पे कर दिया कि जी जो पहले वाले सूट में मेरे इस रिलीफ को ना मुझे डिसाइड नहीं किया गया था, उस पर कोई फ़ैसला आया नहीं था कोर्ट का। तो रेस जुडिकाटा में अंडर दिस सेक्शन हाँ कोर्ट ये अज्यूम करके चलेगी, जो दूसरी लाहौर वाली मेरे केस में कोर्ट है जहाँ पे मैंने दूसरा सूट फाइल किया है, वो ये अज्यूम करके चलेगी, वो ये मान के चलेगी कि जी जो आपको रिलीफ ग्रांट नहीं किया गया था ना, जिसके बारे में कोर्ट साइलेंट थी, कोई फ़ैसला उस जिस रिलीफ के बारे में नहीं दिया गया, हम ये मान के चलेंगे कि वो रिलीफ आपको रिफ्यूज़ किया गया। तो ये था एक्सप्लेनेशन 5। आप इस बेस पे नहीं कर देंगे जाकर दूसरा सूट के मेरे पे रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होता कि मेरा वो रिलीफ तो कोर्ट ने उसके बारे में कोई फ़ैसला ही नहीं किया। कोर्ट ने मान लेना है कि जी वो रिलीफ हम आपको मान रहे हैं कि वो आपको दिया ही नहीं गया था, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 6 where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such rights shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। अब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि ये लॉग एक्ट की पिछले दिनों रिट्स फाइल हुई हैं, जिनमें से आई थिंक कुछ डिसमिस भी हुई हैं। अब वो 50 बंदों ने फ़ाइल की, ये जजमेंट इन रेम की बात कर रहा है कि 50 बंदों ने, अगर 50 लड़कों ने, 50 स्टूडेंट्स ने जाके वो रिट्स फाइल की, उसमें जो फ़ैसला आ गया वो सब पे अप्लाई होगा। बाकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो भी जाके सूट नया नहीं फाइल कर देंगे कि जी हम तो उसमें पार्टी नहीं थे। वो जजमेंट इन रेम की बात कर रहा है, वो सब पे अप्लाई होगा। रेस जुडिकाटा अप्लाई कर रहा है कि अगर एक ने कर लिया है तो बाकियों में भी अगर वो कॉमन राइट है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा जजमेंट इन रेम। अब जो लास्ट मैंने एक एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, मैंने कहा था वो बाद में करेंगे, अब उसको देखते हैं। ये जो है अभी तक जो हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा है वो सारा ये है कि बड़ा स्ट्रिक्ट उसके एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को फॉलो करोगे तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। फॉर इंस्टेंस मैटर सेम होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज़, टाइटल सेम होना चाहिए, उसके बाद एक आ जाती है पार्टी सेम होनी चाहिए, टाइटल सेम होनी चाहिए, कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फिर ये सारी बातें जो आ गई हैं एक्सप्लेनेशंस में ये होंगी तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो, अब एक सूट मैंने फ़ाइल कर दिया उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड असलम पे। अब उसी एग्जांपल पे हम वापस जाते हैं। असलम पे पहला सूट मैंने फ़ाइल किया कि मेरे फादर की तरफ से ये प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिट हुई है, एज ए ओनर मैंने उस पर सूट फाइल कर दिया। फिर उसी प्रॉपर्टी तो जो वो सूट मेरा डिसमिस हो गया। अब मैंने दूसरा सूट जो लाहौर में जाके फ़ाइल किया उसमें प्रॉपर्टी वही है, असलम वही है, सब कुछ सेम रख के मैंने एक चेंजिंग की कि मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे किसी एज ए ओनर नहीं
एज ए लेसर के मुझे लीज कर दी गई थी फलाने बंदे की तरफ से। प्रॉपर्टी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसने अगर टाइटल चेंज कर दिया तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हमने तो रेस जुडिकाटा में पढ़ा कि टाइटल पार्टीज इशू सब कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो इशू उसने बिल्कुल डिफरेंट करके एक सेकंड सूट फाइल कर दिया, मैंने सेकंड सूट फाइल कर दिया। पहले मैं एज ए ओनर गया, फिर मैं एज ए लेसर चला गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे दूसरे सूट पे तो टेक्निकली रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होना था। तो बात तो फिर उधर ही आ गई कि इतनी सख्त प्रोविजन है तो कैसे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसी के लिए एक्सप्लेनेशन 4 रखी गई, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। इसने सारे सिनेरियो को बदल देना है। वो कैसे? एनी मैटर विच माइट और ऑट टू हैव बीन मेड ground of defense or attack in the former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। यहाँ पे उसने कह दिया कि जो आप ये ग्राउंड, मुझे कोर्ट कहेगी कि आप ये ग्राउंड तो अपने फॉर्मर सूट में आपने कहा कि मैं एज ए ओनर हूँ, अब आके आप कह रहे हो कि मैं एज ए लेसर हूँ। ये तो आप तब भी कह सकते थे, आपने तब क्यों नहीं कहा? सो कंस्ट्रक्ट करती है कोर्ट, यानी एजम्पशन नहीं है बट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि कोई भी, अब डिफेंडेंट भी इसी तरह जाके कोई ग्राउंड नहीं ले सकता, इसी तरह जो प्लेंटिफ है वो भी कोई ग्राउंड ऐसी नहीं ले सकता जो वो पहले सूट में ले सकता था, नहीं ली, और दूसरे में अगर वो लेता है तो ये समझा जाएगा कि इसने तब क्यों नहीं ली। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि यानी अगर मैंने टाइटल चेंज किया है या मैंने कोई पार्टी चेंज की है, ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरे पे रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा। बट ये एक्सप्लेनेशन 4 अंडर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मेरे पे अप्लाई हो जाएगा, मेरा वो सूट नहीं चलेगा। ये था सारा रेस जुडिकाटा से। अब अगर इसको मैं सम अप करूं, मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है बट अब एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ये सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब रेस जुडिकाटा अगर इन नटशेल करें कि मैटर सेम होना चाहिए या इश्यूज़ जो हैं सूट भी सेम हो या उसमें इश्यूज़ भी सेम हो, उन पे भी अप्लाई होगा रेस जुडिकाटा। फिर उनमें पार्टी सेम होनी चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, कोर्ट जो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर वो पहली वाली के पास भी दूसरा सूट फाइल किया जाता तो वो उसको डिसाइड कर सकती थी। फिर आ जाए नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाए, वो सारी हैं, लेकिन ये थे सारे इसके एलिमेंट्स, इसके जो रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 4 है जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करती है कि वो ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस जो आप पहले सूट में ले सकते थे आपने नहीं ली और दूसरे में ले रहे हो तो वो नहीं मानी जाएंगी, वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अगर हम देख लें, सो फर्स्ट क्वेश्चन, The doctrine of res judicata has been incorporated in section 9, 10, 11 और 12। अब हमने पढ़ा 9 में क्या था? 9 में था हमारा jurisdiction, court can, civil court can try all the suits of civil nature, section 9। section 10 में हमने पढ़ा res sub judice, stay of suit था। section 11 स्टार सेक्शन, इस पे section 11 हमारा आंसर होगा कि res judicata section 11। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स हैज रेस जुडिकाटा सिग्निफाइज दैट द मैटर इन डिस्प्यूट हैज़ बिन कंसिडर्ड एंड फाइनली सेटल्ड। पहली बात, बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट, सी पेंडिंग एट प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन, यानी पेंडिंग है कोई प्री ट्रायल शुरू होने पहले अगर उन्होंने सुलह की कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो है नन ऑफ द अबव। इसमें आएगा पहला कंसिडर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, कि कोर्ट ने उनको पूरा सुना और फिर डिसाइड किया। अब यहाँ पे एक बात आई थिंक मैं रह गई थी मेरे से, वो ये थी कि इसके सेक्शन 10, 11 के शुरू में पहले जो इसका सेक्शन है उसके एंड पे लिखता है एंड हैज़ बिन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने
उस ट्रायल को पूरा किया है, दोनों पार्टीज़ को सुना है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद कोर्ट ने फाइनल अपनी जजमेंट दी है। ये भी एक रिक्वायरमेंट थी जो पहले मैं मिस कर गया। सो जो केस है याद रखना है वो हमेशा हर्ड होना चाहिए और फाइनली डिसाइडेड। हर्ड मींस दोनों पार्टीज़ को सुना गया, पूरा ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद ऑन मेरिट केस ने उस फैसले की जजमेंट कोर्ट ने उस फैसले की उस केस की जजमेंट दी है। सो कंसिडर्ड एंड फाइनली सेटल्ड, यानी सुन के तो फैसला किया, तो ए आ जाएगी हमारी इस क्वेश्चन में। द नेक्स्ट वन इज essential ingredients for the applicability of section 11 are number 1 same matter in issue, matter same हो, B same parties, parties same हो, C same title हो, D all of the above, यानी ये ऊपर तीनों हो। हमने तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि ये तीनों ही अगर हमें लगते हैं और एंड पे उसने कह दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑब्वियसली ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 11 के। तो सेक्शन 11 इसको बहुत अच्छे से करना है आपने। अब आज का जो लास्ट सेक्शन है वो भी जल्दी से कर लें, वो इतना कोई लेंथी नहीं है। सेक्शन 12 इसकी हेडिंग है बार टू फर्दर सूट। इसका सब सेक्शन 1 कहता है वेयर अ प्लेंटिफ is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। ये सबसेक्शन 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें वो सादा सी बात ये कर रहा है कि अगर रूल्स ने जो रूल्स इसके एंड पे ऑर्डर एंड रूल्स दिए हुए हैं सीपीसी में दिए हुए हैं, उनमें अगर कोई सूट को बार किया गया है कि आप इस मैटर से रिलेटेड सूट फाइल नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। ये सिंपल सी एक बात है सेक्शन 12(1) की। अब इसमें अगर कोई एग्जांपल देखनी है तो ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 11 रूल 21, देन ऑर्डर 22 रूल 9, ये सारे वो रूल्स हैं जो कि फर्दर सूट को बार कर रहे हैं। मैंने निकाल के रखे हुए थे, अगर कोई देखना चाहे तो इनको पढ़ सकते हो आप। एनी हो, जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 12 में वो इसका सब सेक्शन 2 है। इसमें से भी क्वेश्चन एक ज़रूर रहेगा, ये लॉ गेट में फ्रॉम सेक्शन 9 to 12, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और एक एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा दिया। सो सब सेक्शन 2 it states where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction। 3 बातें उसने कहा है कि कोई बंदा किसी ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट को चैलेंज करता है ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, कि ये फ्रॉड से ली गई है, मिसरेप्रेजेंटेशन कोर्ट के साथ की गई है, कोर्ट को कुछ गलत बातें बता के ले ली गई है, मिसरेप्रेजेंट किया गया, कुछ ना कुछ मिसलीड किया गया कोर्ट को, या कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी और कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया। सो 3 चीज़ें हों अगर फ्रॉड, मिसरेप्रेजेंटेशन एंड वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर ये 3 ग्राउंड्स की बुनियाद पे आप किसी ऑर्डर को, जजमेंट को या डिक्री को चैलेंज कर रहे हैं, तो he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। उसने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि जिस बंदे ने भी इन 3 ग्राउंड्स की बुनियाद पे किसी डिक्री, किसी ऑर्डर, किसी जजमेंट को चैलेंज करना है, तो ये नहीं करना उसने कि एक नया सूट फाइल कर देना है, नहीं। सब सेक्शन 2 के तहत उसने कहा है कि आपने जिस कोर्ट ने भी वो ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट दी है ना, उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। ये हमारे बहुत मशहूर एक सेक्शन है 12(2)। आप जब प्रैक्टिस में आएंगे आप ये देखेंगे 12(2) की एप्लीकेशन दे दी है। वो 12(2) यही है कि आपने चैलेंज कर दिया कि जी ये फ्रॉड से डिग्री ली गई है, कोर्ट को मिसलीड किया गया या कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी,
इन बुनियादों पे जब भी आप चैलेंज करोगे तो आप नया सूट, फ्रेश सूट फाइल नहीं करोगे। आप उसी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दोगे अंडर सेक्शन 12 दो कि ये डिक्री या ऑर्डर इसको ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पे एक मुराद और भी, एक बात और भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसी जज साहब के पास जाके आपने सूट फाइल कर। अगर फॉर इंस्टेंस मुल्तान में एक केस हुआ था जिसमें एक डिक्री पास कर दी गई, मैं कहता हूँ कि ये डिक्री जो है वो फ्रॉड करके ली गई है, तो मैं 12(2) इस सेक्शन के अंडर एक एप्लीकेशन उसी अदालत में जाके दूंगा। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर वो जज साहब लाहौर चले गए तो मैं लाहौर में जाके उनके पास वो दायर करूँगा कि जज साहब आपने ये फ़ैसला दिया था, ये आपने गलत दिया था, मैं फ़्रॉड की बुनियाद पे 12(2) की एप्लीकेशन आपको देने आया। नहीं, जो कोई भी जज साहब उनको रिप्लेस करके आ गए होंगे वो उसको सुनेंगे। ये नहीं हो सकता कि उन्हीं जज साहब के पास जाना, उसी कोर्ट में, यहाँ पे वर्ड कोर्ट का है, जज का नहीं है। सो ये था सेक्शन 12(2) कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, नया सूट फाइल नहीं करना। अब इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं 12(2) के, सेक्शन 12(2) ऑफ CPC प्रोवाइड रेमेडी अगेंस्ट डिक्री ऑर्डर obtained थ्रू फ्रॉड और वांट ऑफ jurisdiction, ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। फ्रॉड, मिसरेप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ jurisdiction पे अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप चैलेंज ही इन 3 बुनियादों पे करते हो 12(2) के अंदर। Next question, an application under section 12(2) of CPC is to be made to the court which is to be made to the court which instituted the suit, pass the final order or decree. Third one, have power to hear appeal. The fourth one is none of the above. अब इसमें जिस कोर्ट में हमने आज एक सूट फाइल किया है तो ऑब्वियसली उसमें तो नहीं, जिसने हमारे ये सेक्शन में कहा गया है जिसने फाइनल ऑर्डर या डिक्री पास की है। अब ये कोई भी जिस कोर्ट ने, सॉरी ये ज़हन में रखना है कि जिसने ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है ना उसी के पास करनी है। द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 12(2) प्रोवाइडिंग रेमेडी टू एग्रीव्ड पर्सन बाई फाइलिंग एप्लीकेशंस, फाइलिंग सेपरेट सूट, फाइलिंग अपील, नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली हम तो यही तब से डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। सो द फर्स्ट वन, लास्ट वन, मैं इसको सम अप करता हूँ अब सेक्शन 12(2) को। अगर आपने किसी ऑर्डर, जजमेंट, डिग्री को चैलेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरेप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ jurisdiction, then you need to file an application before the same court and you are not supposed to file a separate suit, a fresh। ये था सेक्शन 12 फ्रॉड, मिसरेप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ jurisdiction पे अगर कोई डिक्री ली गई है, कोई ऑर्डर लिया गया है, कोई जजमेंट ली गई है तो उसी कोर्ट में आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you in the next lecture. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.